तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक। और ये जो इकोनॉमिक्स है सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 4, ये काम देगा 3 यूनिवर्सिटीज़ का। रांची यूनिवर्सिटी और SKMU दुमका यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी का काम देगा ये। ठीक है। और मेजर पेपर 4 आपका मैं पहले सेमेस्टर 3 का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, सेमेस्टर 3 में क्या क्या पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है कि सेमेस्टर 3 में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सेमेस्टर 3 में जो क्लास लेना है आपको, वो लेना है आपका मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5। दो मेजर पेपर हो गए, एक माइनर पेपर रहेगा सेमेस्टर 3 में। ठीक। ये तीनों पेपर 100 मार्क्स का रहता है, यानी कि 300 मार्क्स ख़त्म। दो मेजर एक माइनर। एक रहेगा MDC पेपर। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम लोग RU और NPU वाले ह्यूमन राइट्स रखते हैं और आपके SKMU वाले जूलॉजी, बॉटनी या जियोलॉजी रखते हैं। ठीक। MDC पेपर हो गया, मतलब 4 पेपर हो गया MDC। एक रहेगा आपका सेक पेपर और एक रहेगा आपका AEC पेपर। ठीक। टोटल कितने पेपर हो गए? 6 पेपर। 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सेक पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, AEC पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा और MDC भी 75। सेक और AEC 75 75, AEC 50 और बाकी दो मेजर 100 मार्क्स का, माइनर 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें इंटरनल एग्ज़ाम 25 नंबर का होता है माइनर और मेजर में, और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। ये सब जान लिए। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये मेजर पेपर है ना, इसमें मेजर पेपर 4 में आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। पब्लिक फाइनेंस, ठीक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस मतलब बिल नहीं, फाइनेंस जब लोग करवाते हैं ना, लोग बिल बोलिएगा आम भाषा में। और मेजर पेपर 5 में पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। ठीक है, तो बस एक ओवरव्यू में दे रहा था। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जो लोग ज्ञान सागर ऐप परचेज नहीं किए कर लीजिएगा। 60 रुपये में आपको पूरे 4 साल तक गाइड किया जाएगा। सभी पेपर के नोट्स वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हैं, सभी पेपर के। ठीक है, तो ये जो है आपका सेमेस्टर 3, इसमें देखिए मेजर पेपर 4 पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक। इसमें यूनिट जो है आपके टोटल 5 यूनिट है। पहला यूनिट है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, फिर है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन, जिसको कराधान हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक डेब्ट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और यूनिट 5 है आपका क्या? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये 5 है। ठीक। पहले आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं 1 मार्क्स वाले दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक। हिंदी में सार्वजनिक वित्त बोलिएगा या लोक वित्त, लोक वित्त से अच्छा है सार्वजनिक वित्त। तो यह क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक कल्याण की अधिकतम प्राप्ति, मैक्सिमम समाज का हित ही लोक वित्त का उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में मुख्य अंतर क्या है? तो निजी वित्त व्यक्तिगत हित के लिए होता है, जबकि सार्वजनिक वित्त सामाजिक हित के लिए होता है। ओके, निजी वित्त जो है आपका प्राइवेट फाइनेंस। ठीक। और सार्वजनिक वित्त, मुख्य अंतर क्या है कि ये जो सार्वजनिक वित्त है, निजी वित्त पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है। जो प्राइवेट फाइनेंस होता है वो किसी खास व्यक्ति के लिए होता है या किसी खास संस्था के लिए होता है। ठीक है, जबकि जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो पूरे समाज के हित के लिए होता है। समझ गए? हाँ, तो निजी जो है प्राइवेट ना किसी खास व्यक्ति को ही मदद करेगा, लेकिन पब्लिक फाइनेंस पूरे समाज का हित सोचेगा। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज रिलेटेड टू। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? सार्वजनिक राजस्व और व्यय के संतुलन से। ठीक है, सार्वजनिक राजस्व मतलब जो हमारा पब्लिक रेवेन्यू है। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू है और जो खर्च होता है उसके बीच में बैलेंस। ओके। नेक्स्ट, बाजार विफलता का प्रमुख कारण क्या है?
मार्केट का जो फेलियर होता है इसका मेन रीज़न क्या है? द मेन कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। तो सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी। सार्वजनिक वस्तु कहने का अर्थ है जो समाज की उपयोगी वस्तुएं हैं, अगर उसकी पूर्ति में, सप्लाई में कमी आ जाएगी तो बाजार जो है फेल हो जाएगा। जैसे कि मेडिसिन्स हो गए, तेल हो गया, नमक हो गया, ठीक, ये सब सार्वजनिक वस्तु हैं। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, प्रत्येक राज्य का एक राजकोषीय नीति होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता लाना, ठीक, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इसका मेन पर्पज होता है। नेक्स्ट, सार्वजनिक व्यय जो होता है इसका मतलब क्या होता है? सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए खर्चा। तो सरकार द्वारा सभी के लिए जो खर्चा करती है, यानी कि समाज के हित के लिए जो खर्चा करती है उसी को सार्वजनिक व्यय कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक वेलफेयर, सामाजिक हित के लिए सरकार के द्वारा किया गया खर्च। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिए हैं? ठीक है, तो सार्वजनिक जो व्यय होता है इसका सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ ने, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इन्होंने क्या कहा है? इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ऑफ साइंस, ठीक, धन का विज्ञान है। नेक्स्ट, अगला जाता है, एक है वाइसमैन पीकॉक, ठीक है, इन्होंने एक परिकल्पना की। इनका परिकल्पना किससे संबंधित है? परिकल्पना मतलब हम लोग अनुमान लगाते हैं ना, हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वाइसमैन का जो हाइपोथेसिस है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से, ठीक, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो वाइसमैन पीकॉक की परिकल्पना सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित है। भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति कैसी रही है? तो लगातार वृद्धि की ओर रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड रही है। सार्वजनिक व्यय जो खर्चा है, ठीक, हमारा वो लगातार बढ़ता रहा है और खर्चा कम होगा भी नहीं, ठीक है। आजकल के ज़माने में तो और भी खर्चा बढ़ गया है। सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जितना भी हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, प्रमोट मिलता है हमारे प्रोडक्ट्स को। अब आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब होता है कराधान, हिंदी में कर, टैक्स बोलते हैं, और अंग्रेजों के ज़माने में इसको लगान कहा जाता था, लगान, ठीक है। तो कर की परिभाषा क्या है? कर किसको कहते हैं? तो सरकार द्वारा जनता से बिना प्रत्यक्ष लाभ के लिया गया धन कर कहलाता है, ठीक है। अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विथआउट डायरेक्ट बेनिफिट्स, ओके। कर प्रणाली का आदर्श गुण क्या है? तो जो कर होता है उसका एक आइडियल करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक, और समान और सरलता इसका ये गुण कहलाता है, ठीक है, इक्विलिटी एंड सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट, एबिलिटी टू पे, सिद्धांत का अर्थ क्या है? एबिलिटी टू पे, पे मतलब देना, एबिलिटी मतलब क्षमता, तो क्षमता के योग्य देना। अधिक आय वाले व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिए, यही है एबिलिटी टू पे, और कम आय वाले व्यक्ति को कम टैक्स देना चाहिए, ठीक, और जिनकी आय सीमित है उनको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एबिलिटी टू पे यही है। यथाशक्ति तथा भक्ति कहा जाता है ना तो यथाशक्ति यथाभक्ति है। भारत में 7 लाख से ज़्यादा अगर आपका फाइनेंशियल इनकम है, 7 लाख या 8 लाख एनुअली, अगर आप 8 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। और भारत में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करें, भले ही फोर्थ जॉब का ही, फोर्थ ग्रेड का ही, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। तो कर का जो प्रभाव है, कर का प्रभाव और आश्रय में अंतर क्या है? ठीक, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो देखिए, प्रभाव वह है जहाँ कर लगाया जाता है, ठीक, और आश्रय वह है जहाँ क्या होता है? कर बोझ पड़ता है, ठीक है। तो कर जब बोझ पड़ने लगता है ना तो इसको आश्रय कहेंगे, ओके। और जहाँ कर लगाया जाता है उसका प्रभाव है। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जिसको हिंदी में गुड्स एंड वस्तु एवं सेवा कर और इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू होता है भारत में जीएसटी।
उस टाइम मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, तो डेली पेपर में आता था, मैं पेपर पढ़ता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था। बाद में पता चला कि भारत में कर यानी कि टैक्स सिस्टम लागू हुआ, ठीक है, जो जीएसटी का लाया, और यह पहले रूस में लागू हुआ था। रूस, फ्रांस, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में जीएसटी लागू है। अब हमारे यहाँ पर भी जीएसटी लागू हो गया है, ठीक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी 3 प्रकार से वसूला जाता है। एक सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है। एक एसजीएसटी, ठीक, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और एक क्या होता है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वसूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी वसूल करती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? पब्लिक जो डेब्ट होता है, डेब्ट मतलब ऋण, इसका मतलब क्या है कि सरकार द्वारा जनता या संस्थान से लिया गया ऋण, ठीक है। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। सार्वजनिक ऋण के प्रकार कितने होते हैं? तो सार्वजनिक ऋण जो है 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। अब बोलिएगा इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ये डिटेल में लॉन्ग आंसर टाइप में आप सीख लीजिएगा। ऋण मोचन क्या है, ठीक। रैप डेप्ट रिडेम्पशन। तो रैप रिडेम्पशन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ऋण का जो बोझ होता है, ठीक, ऋण का भार, इसको कम करना, बोझ को कम करना ही इसका उद्देश्य होता है। बजट के कौन कौन से प्रकार हैं? तो बजट आपका यहाँ पे संतुलित और असंतुलित, यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट दिखाया गया है, ठीक है। अब आता है यूनिट 5, जिसमें आपको फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, और वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक, देश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में जितना भी वित्तीय संसाधन है उसका बंटवारा करना, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक। अच्छा, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, ये सब 5 मार्क्स वाले हैं, ठीक। उसके बाद आएगा आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली वेरी लॉन्ग आंसर टाइप दिखा देता हूँ। हालांकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा पीडीएफ, ये 57 पेज का पीडीएफ है, ठीक। और यहाँ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है सभी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 7, ये टोटल आपके आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में। शॉर्ट आंसर टाइप में 10 क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, और यहाँ से शुरू होता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर फॉर 15 मार्क्स। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से कोई ऐप का पास नहीं लिए हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, ठीक। और अगर आप 60 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ये जो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए होगा, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 तक सारा पेपर का नोट्स मिलेगा, सारा पेपर, जितने भी आपके पेपर के एग्जामिनेशन होते हैं सब के। तो 60 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सभी पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कहूँगा ये सौदा फ़ायदे का है, तो कर लीजिए। और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, हालांकि मैं लास्ट में बता दूंगा ऐप को इंस्टॉल करने का। रांची यूनिवर्सिटी का पास ले लीजिएगा वहाँ से, और एसकेएमयू से हैं तो एसकेएमयू को ले लीजिएगा। दोनों का सारा सेमेस्टर 6 तक का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये। और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त का अर्थ, क्षेत्र और महत्व स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ओके, एक एक करके आंसर किया गया पूरा विस्तार से, और मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को पढ़ लें आंसर, बट आंसर अपने तरीके से करें, क्योंकि लिखा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। नेक्स्ट है, निजी वित्त सार्वजनिक वित्त में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंटिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस। तो प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है? वही जो अपने हित के लिए होता है, और पब्लिक फाइनेंस जो समाज के हित के लिए होता है, ठीक है। पूरा विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो अधिकतम सामाजिक लाभ किससे होगा, ठीक। तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स को बताया गया है एक एक करके, कि कराधान से हानि धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, सार्वजनिक व्यय से लाभ घटता है,
और आंसर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखिएगा आप खुद से। जब आप सारा पेपर पढ़ लेंगे और आपको लगता है कि नहीं टाइम आपका बच जा रहा है, तो आप खुद से मेहनत कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बैक सपोर्ट दे रहा हूँ, आपको मेन सपोर्ट खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है तो मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। मैं एक सहायक हूँ, फैसिलिटेटर, टीचर को एज ए फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए, सहायक की भांति। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारण, सार्वजनिक व्यय जो होता है, ठीक है, हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा, ओके। तो एक्सपेंडिचर की वृद्धि की क्या कारण है, क्यों इतना खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण बताए गए हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है, समाज में वृद्धि, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, कर की परिभाषा, कि टैक्स के बारे में बताना है कि टैक्स क्या होता है, कौन कौन से टैक्स होते हैं, इसके गुण क्या क्या हैं, ये बताइए। ओके, सब एक एक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कर भार के विभाजन के सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन। तो जो बर्डन होने लगता है टैक्स का, इसके बारे में विभाजन करके बताया गया है। बेनिफिट प्रिंसिपल, ठीक, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एक एक प्रिंसिपल को आपको पढ़ना है। और फिर मॉडर्न व्यू जानना है आपको, कर का भार का वितरण का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट में निष्कर्ष। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जीएसटी के बारे में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का अर्थ, विशेषता और प्रभाव बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर्स एंड इफेक्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं भारत में, 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू होता है जीएसटी, ठीक। और जीएसटी के माध्यम से अलग अलग टैक्स को एक साथ कलेक्ट करके लिया जाता है, ठीक। और आजकल तो सबको जान गया है जीएसटी के बारे में कि जीएसटी जुड़ रहा है। देखिए, मैंने बताया था कि 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, और तीसरा होता है इंटर स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है सार्वजनिक ऋण का अर्थ, ठीक। सार्वजनिक जो ऋण होता है इसका क्या अर्थ है, ठीक। पब्लिक डेब्ट का, इसका प्रकार कौन कौन से होते हैं और प्रभाव क्या क्या है, ये बताइए। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा बजट का अर्थ। बजट क्या है, इसका अर्थ बताइए, प्रकार बताइए और वर्गीकरण करके बताइए बजट का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब वित्त का बंटवारा, विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, इस तरह से बंटवारा कर देना। तो बोला गया है कि भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण और वित्त आयोग की भूमिका बताइए, कि जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को वो किस तरह से बंटवारा किया जाता है, ठीक है, जनता में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल जो बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि क्या बोलेंगे, जिला और ब्लॉक, फिर पंचायत, ठीक है, सबको एक फिक्स बजट जाता है हर साल, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिए, थोड़ा सा मैं एक वीडियो में, इसी वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ऐप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये है आपका ज्ञान सागर ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ज्ञान सागर तो आपको ये मिल जाएगा ऐप, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से जोहार मतलब मैं झारखंडी हूँ, ठीक है, मतलब जोहार मतलब झारखंड की पहचान है, ठीक। स्वागतम या नमस्कार, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, ये हमारा नारा है, बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा और फिर ऐप आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने क्या होगा, 2 ऑप्शन आएगा, फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने का। यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP को डालिएगा और आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आना है आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में, ऑल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का लेना है, SKMU का लेना है या रांची यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो परचेज कर लीजिएगा। ये कोर्स आपका 4 साल के लिए है, पूरा का पूरा 4 साल, 60 रुपया में, सिर्फ 60 रुपया में 4 साल पढ़ाई, ठीक है।
60 रुपया यार, आदमी एक बार खाने बैठता है तो उससे ज़्यादा खा लेता है। मैं 4 साल आपको ट्यूशन फीस ले रहा हूँ। ज़्यादा नहीं ना है, बिल्कुल सस्ता इसलिए रखा हूँ ताकि हर आदमी अफोर्ड कर सके। कोर्स को परचेज करने के बाद स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, यूपीआई का और स्कैनर का। स्कैनर का यूज वो करेंगे जो फ़ोन पे नहीं चलाते हैं। स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर आ जाएगा। किसी को भी पेमेंट करने बोलिए, किसी दूसरे दोस्त को जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, पेमेंट हो जाएगा 60 रुपया ऑटोमेटिकली। फिर बाद में आप अपने दोस्त को दे दीजिएगा। और जो लोग यूपीआई का यूज करते हैं वो लोग यूपीआई पे क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, सब सेमेस्टर का खुल जाएगा। आपको जिस सेमेस्टर का देखना है, सेमेस्टर 3 का मान लीजिए देखना है तो सेमेस्टर 3 पे क्लिक कीजिए, सारा पेपर आ जाएगा। फिर उस पर क्लिक कीजिए, अंदर जाइएगा तो आपका व्यू पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से व्यू आएगा सब पेपर का। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सारा पीडीएफ आपका जो भी पढ़ने का टॉपिक है सारा डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इस तरह से ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सारा पीडीएफ आप अपना 6 का 6 पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए फ़ोन में और पढ़ते रहिए। सेमेस्टर 3 के बाद 4 का भी यहाँ पे आपका फ्री हो गया, 5 का भी फ्री, 6 तक फ्री हो गया। 7 का मैं जल्दी अपलोड करूँगा और 8 का उसका भी पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार पेमेंट करेंगे तो सब फ्री। बाय।